हाँ जी स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं डीपीपी फॉर लेक्चर नंबर फर्स्ट। डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एज अ होमवर्क दिए गए थे। सबसे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई नहीं किया है तो आपको इन्हें खुद से पहले ट्राई करना है। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में इन क्वेश्चंस का आप लिंक ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कहाँ होती है? जहां हमारी ये वीडियो प्ले हो रही है जस्ट उसके नीचे आपको मेरे नेम के साथ डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगी। वहां से पहले इन क्वेश्चंस को डाउनलोड कीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप मेरे से अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। सो हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सारा डीपीपी है यानी कि जो क्वेश्चंस है ये सारे लेक्चर नंबर फर्स्ट पे बेस्ड है। अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर ध्यान से नहीं देखा है तो आप फिर से यूट्यूब पर जाकर इस लेक्चर को दोबारा से देख सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फॉर अ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दे रखी है 2a plus b gives 3c plus d। पहले मैं इस रिएक्शन को नीचे लिख लेती हूँ। 2a plus b gives 3c plus d। ये रिएक्शन है। वो कहता है which one of the following does not express the reaction rate। इनमें से कौन सा रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस नहीं करता? तो मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये निकालना सिखाया था भी रिएक्शन का रेट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ए की बात करेंगे। ए हमारा रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन आएगा। ए के आगे लगा है 2। तो मैंने आपको बोला था कभी भी कोफिशिएंट अगर आपको दे दिया जाए उसको अपॉन में लिखो, मतलब 1 बाय करके लिखो। जैसे 1/2 लिखेंगे, 2 दे रखे तो 1/2 लिखेंगे, 3 दे रखे तो 1/3 लिखेंगे, 4 दे रखे तो 1/4 लिखेंगे। तो यहां से 1/2 आ गया। अब ए को कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। यही है ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। तो 1/2 कोफिशिएंट को ऐसे शो करेंगे, रिएक्टेंट इसलिए माइनस लगा। अब बी क्या है? बी भी रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी माइनस लगाएंगे। बी के आगे क्या लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/1 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम। अब आगे चलते हैं। सी क्या है हमारा? सी हमारा प्रोडक्ट है तो इसके लिए पॉजिटिव साइन लगता है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव लगता है, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लगता है। सी के आगे क्या लगा हुआ है? 3। तो 3 को कैसे लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू डी क्या है हमारा? प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा। अब डी के आगे क्या लगा है? 1 लगा है तो क्या लिखेंगे? 1/1 चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी बाय चेंज इन टाइम। तो हमने ये कर लिया, ओवरऑल रेट को नोट डाउन कर लिया। अब आपसे वो पूछता है इन चारों में से कौन सा ऐसा नहीं है जो रेट को एक्सप्रेस करे। ये चारों ही रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिए -1/3, इसको मैं ऐसे करके लिखती हूँ। देखो पहले ऑप्शन को दोबारा से लिख रही हूं मैं। क्या उसने बोला? -1/3 कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम। क्या ये है? देखो ये है ना सी वाला, पर यहाँ तो प्लस है, ऑप्शन में माइनस दिखा रहा है, यानी कि ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारे रिएक्शन रेट को एक्सप्रेस नहीं करता। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन देखो -dB/dt। हाँ जी, हमारा भी यही है -dB/dt, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देखो d कंसंट्रेशन ऑफ d/dt, d कंसंट्रेशन ऑफ d/dt, बिल्कुल सही है। चौथा देखो -12 dA/dt, -12 dA/dt, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर हमारा इसका हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है? फॉर द गिवन रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दे रखी है। क्या दे रखी है? N2 + 3H2 gives 2NH3। यही रिएक्शन दे रखी है। वो कहता है इफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय चेंज इन टाइम, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 2 × 10⁻⁻⁴ मोल पर सेकेंड। ठीक है। वो कहता है वैल्यू ऑफ -dH2/dt निकालो, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम निकालो। कैसे निकालेंगे इसको? खुद सोच के देखिए। माइनस का साइन लगा होता है यानी कि रिएक्टेंट की बात हो रही है, यानी कि हमें इस H2 की कंसंट्रेशन निकालनी है।
सबसे पहला काम हमेशा से हमने क्या करना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आइए देखिए। रेट ऑफ रिएक्शन N2 के लिए क्या होगा, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2 बाय चेंज इन टाइम। इसके आगे 1 लगाया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लगाया, एक ही बात है ना। अब H2 के लिए क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, इसके आगे 3 लगाया तो क्या लिखेंगे 1/3। कोई भी चीज लगी है तो उसको अपॉन में कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा 1/3। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H2 बाय चेंज इन टाइम हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव साइन आएगा, रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, प्रोडक्ट के लिए हमेशा पॉजिटिव यूज करते हैं। इसके आगे लगा हुआ है 2, तो उसको कैसे लिखेंगे 1/2 चेंज इन NH3 बाय चेंज इन टाइम। क्लियर है। अब हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हम उसको इसके अंदर इक्वेट करके देखिए तो देखो ध्यान से, उसने हमें dNH3/dt यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है। इसको थोड़ा नीचे लिख देती हूँ क्योंकि साइड पे हो गया ना, ये उसने हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, राइट। किसकी पूछ रहा है हमसे, वो इसकी पूछ रहा है। क्लियर है ना। तो देखो इन दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिखते हैं यहाँ पर, -1/3 dH2/dt इज इक्वल्स टू हाफ dNH3/dt। किसकी निकालनी है, -dH2/dt की, तो इसको यही रहने देते हैं, बाकी चीजों को वहां ले जाते हैं, राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 1/2 × 3 × dNH3/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10⁻⁴। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आएगा 3 × 10⁻⁴ मोल पर सेकेंड। तो ये हमारे किसका आंसर आ जाएगा dH2/dt। -dH2/dt की वैल्यू निकालनी थी और वो हमने निकाल दी है। तो कोई भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिए। फॉर द रिएक्शन आपको दे रखी है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2। आपको ये रिएक्शन दे रखी है। वो कहते हैं वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर आपको रेट ऑफ कंजम्पशन या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट या फिर एक और वर्ड है डिसअपीयरेंस, ये देखने को मिलता है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट का रेट दे रखा है, यानी कि dN2O5 बाय डेल्टा T। रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 6.25 × 10⁻³ दे रखी है। वो कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, रेट NO2 का, यही होगा ना रेट, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, और किसका O2 का। इन दोनों की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, पहले N2O5 के लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन, इसके आगे 1 लगा है तो क्या हो जाएगा 1/1, एक ही बात है ना। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5 बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, अब NO2 के लिए लिखते हैं तो प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, आगे 2 लगा तो इसको मैं क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। चेंज इन NO2 बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, इसके आगे देखो हाफ O2 लगा हुआ है, अगर यार 2 होता तो 1/2 कर देती, अब हाफ O2 है यानी कि क्या हो जाएगा 1 ऐसे लिख दो इसको 1/2 है ना। जो भी चीज दे रखी होती है उसको अपॉन में लिखना है, तो यहाँ के लिखेंगे चेंज इन O2 बाय चेंज इन टाइम। इसको और मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × चेंज इन O2 बाय चेंज इन टाइम। अब ये मेरी रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, मुझे वैल्यू दे रखी है इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी है ये रही। अब मुझे किसकी निकालनी है, एक तो मुझे इसकी निकालनी है और एक मुझे इसकी निकालनी है, तो बस इसकी इक्वल पुट कर दो। देखो ये जो है -dN2O5, पहले अपन NO2 की निकालते हैं, बाय dt किसके इक्वल आता है प्लस हाफ, ये देखो प्लस 1/2 ऑफ dNO2 बाय dt, इसके इक्वल है ना।
इसकी वैल्यू कितनी है 6.25 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू, इसकी निकालनी है तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी dNO2 बाय dt की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही आ जाएगी। बाय 100 था तो इसको आप बाय 100 कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा इंटू 10 की पावर -3। तो ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया dNO2 बाय dt का आंसर आ गया 12.50 इंटू 10 की पावर -3। अब हम दूसरा पार्ट इसका निकालते हैं। मैं एक और इसमें पेज ऐड कर लेती हूँ। हाँ जी, मैं यहां लिख देती हूँ हमारे पास, 1 सेकेंड, -dN2O5 बाय dt, इसकी वैल्यू है 6.25 इंटू 10 की पावर -3। और अभी रेट ऑफ रिएक्शन से हमने फॉर्मूला निकाला, अभी निकाला है ना, 2 इंटू DO2 बाय dt, हाफ में था इसीलिए 2 ऊपर चला जाएगा ना। अब यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू DO2 बाय dt। ये 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 बाय 2 इज इक्वल्स टू DO2 बाय dt। तो यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 3125, 100 था नीचे, यहां आएगा 3.125 इंटू 10 की पावर -3। क्लियर है? तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 की, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ O2 की। तो आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हमने किसकी निकाली है, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट करी है ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, ये NO2 वाले की आई है, और अभी जो हमने निकाली है ये किसकी आई है, O2 की आई है। तो दोनों के रेट निकाल लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको क्या लिखना होगा, आपको सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, बाकी सारा काम आपका खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में उसने हमें क्या क्या दे रखा है, फॉर जनरल केमिकल चेंजेस 2A plus 3B, 2A plus 3B gives product। अब आप प्रोडक्ट को P लिख देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A इज R1। डिसअपीयरेंस ऑफ A का मतलब क्या हुआ, A का रेट, यानी कि माइनस, इसको आप क्या लिखते हैं, 2 लिखा हुआ है तो 1/2, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A बाय चेंज इन टाइम। पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं पूरी, ठीक है। B को क्या लिखेंगे, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B बाय चेंज इन टाइम, और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसके आगे 1 लगा हुआ है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P बाय चेंज इन टाइम। आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। मैंने आपको बोला था इंडिविजुअल आपको दे रखा है, यानी कि आपको ये दे रखा है dA बाय dt, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है R1, और डिसअपीयरेंस ऑफ B की कितनी दे रखी है R2। अब स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले ही बोला था, जब आपको इंडिविजुअल दे देना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इतना इतना रेट है तो आपने कोफिशिएंट नहीं लिखने, यानी कि हमें -dA बाय dt की वैल्यू दे रखी है, -dB बाय dt की वैल्यू दे रखी है। वो कहता है R1 और R2 में रिलेशनशिप बताओ। तो देखो हमने अभी ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन लिखी, इसी रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ देखो ध्यान से, अब -dA बाय dt की जगह हम R1 लिखेंगे तो क्या होगा, -½ इंटू, अब माइनस है, देखो माइनस की जगह पे तो प्लस हो जाएगा ना, R1 इज इक्वल्स टू -dB बाई dt, यानी कि इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं R2, तो 1/3 इंटू R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2। क्या होगा, 3R1 इज इक्वल्स टू 2R2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, बाकी जो आपको चीजें दे रखी हैं उसको उसमें इक्वेट करो। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, रिएक्शन हमारी क्या है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, राइट। ये रिएक्शन हमें उसने दे रखी है। उसने हमें यहाँ पे क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, मतलब उसने हमें -dO2 बाय dt की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10 की पावर -4, ये हमें गिवन है।
वो कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2 निकालो, यानी कि डिसअपियरेंस है तो नेगेटिव साइन, इसकी वैल्यू निकालनी है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 by dt। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, SO2 रिएक्टेंट है तो नेगेटिव साइन, SO2 के आगे 2 लगा तो क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ SO2 by चेंज इन टाइम। और O2 के लिए, O2 भी रिएक्टेंट है तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा -1/1 चेंज इन O2 by चेंज इन टाइम। इसके आगे 1 लगा हुआ है इसीलिए 1 लिखा है। हमें सिर्फ इसकी निकालनी है SO2 की, तो हम इतना ही लगाएंगे, प्रोडक्ट वाला लिखने की लोड़ ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमें -SO2 by dt की निकालनी है वैल्यू, मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें ये दे रखा है ना, तो इसको क्या लिखूंगी 1/2 इंटू इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है -dSO2 by dt की इज इक्वल्स टू -dO2 by dt, ये है ना, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकालनी है, तो क्या होगा हाफ इंटू इसको निकालनी है अपन ने बाय dt इज इक्वल्स टू इसकी कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10 की पावर -4। तो इस 2 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो यहां लिख देती हूँ आंसर -dSO2 by dt की आंसर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 5.0 इंटू 10 की पावर -4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके पीछे यूनिट लगा देना मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका था इन सबको सॉल्व करने का। ये बस आपको हमेशा ध्यान रखना है भी आपको सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता है, उसके बाद आपका सारा काम सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप मेरे नए कंटेंट के साथ अपडेटेड रहें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।